किसान भाइयों नमस्कार। मैं मनोज पाटिल खेती अभ्यासक एवं मार्गदर्शक हूं तथा मराठी भाषा में लिखे गए वास्तव व शाश्वत खेती इस पुस्तक का लेखक हूं। जल्द ही यह पुस्तक अलग अलग भाषाओं में लाने का प्रयास चल रहा है। आज मैं आपको आधुनिक खेती के नाम पर हो रही है दिशाहीन खेती की जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि रासायनिक खाद और औषधियों के असंतुलित उपयोग से जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होने के कारण फसल का लागत मूल्य दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है तथा अनमोल वृक्षों की हो रही है अनगिनत कटाई, बढ़ता ही जा रहा शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से अकाल वर्षा, ओले, तूफान एवं कीट रोगों के आक्रमण से फसल का अनगिनत नुकसान होने के कारण किसानों को खेती करना बड़ा ही कठिन काम हुआ है तथा विषयुक्त एवं मिलावट वाले अन्न पदार्थों का सेवन करने से मानवीय स्वास्थ्य की समस्या के साथ बेकारी, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। तो आइए देखते हैं किसानों का नुकसान करने वाली रासायनिक खेती की जानकारी। समय के साथ ज्ञान विज्ञान में बड़ा बदलाव हुआ। विज्ञान का अध्ययन करने से मानव ने कई सारे रसायनों का निर्माण किया। कुछ शोधकर्ताओं ने फसल का उत्पाद बढ़ाने के लिए रसायनों का उपयोग करके अलग अलग प्रकार की रासायनिक खाद तथा कीट रोगों का नियंत्रण करने के लिए औषधियों का निर्माण किया, मगर रासायनिक खाद तथा औषधियों के असंतुलित उपयोग से पर्यावरण का नुकसान होकर उसका संतुलन बिगड़ा तो जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होकर यह सारी समस्याओं का निर्माण हुआ। गोबर खाद का उपयोग कम करके रासायनिक खाद का असंतुलित उपयोग करने से जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होकर यह सारी समस्याओं का निर्माण हुआ है। यह सारी समस्याएं कैसे निर्माण हुई, यह जरा विस्तार से समझते हैं। 1968 के बाद हमारे देश में हरित क्रांति के नाम पर फसल का उत्पाद बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में जमीन में कर्ब तथा जीवाणुओं की संख्या ज्यादा मात्रा में होने के कारण थोड़े से रासायनिक खाद के उपयोग से फसल का उत्पाद बढ़ा, मगर रासायनिक खाद के उपयोग से ही फसल का उत्पाद बढ़ा, यह समझ किसानों का हुआ। इसी कारण उन्होंने गोबर खाद का उपयोग कम करके जमीन में रासायनिक खाद का उपयोग करना शुरू किया, मगर जैसे जैसे जमीन से कर्ब तथा जीवाणुओं की संख्या कम होती गई वैसे वैसे उत्पाद कम होता गया। उत्पाद बढ़ाने के लिए किसानों ने रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ाना शुरू किया। यह रीत प्रति वर्ष बढ़ती गई। इसी कारण जमीन में क्षारों का प्रमाण बढ़ने से वह कड़क होती गई, क्योंकि रासायनिक खाद 100% शुद्ध मात्रा में नहीं होती है। इसमें कुछ प्रतिशत शुद्ध मात्रा में रासायनिक खाद होती है तो बाकी के क्षारयुक्त पदार्थ होते हैं। रासायनिक खाद के बोरियों पर लिखे आंकड़ों के विवरण को जरा विस्तार से समझते हैं। रासायनिक खाद की बोरियां 50 किलो की होती है ऐसा हम मानते हैं। उन बोरियों पर लिखे गए अंक 100 किलो में होने वाली शुद्ध रासायनिक खाद के प्रमाण में होते हैं, यानी 100 किलो में जितनी मात्रा में शुद्ध रासायनिक खाद होती है वही अंक उन बोरियों पर लिखे होते हैं। जैसे यूरिया की बोरी पर लिखा होता है 46%, यानी 100 किलो में 46% यूरिया होता है तो 54% अन्य पदार्थ होते हैं। फास्फोरस की बैग पर लिखा होता है 16%, यानी 100 किलो में 16% फास्फोरस होता है तो 84% क्षारयुक्त पदार्थ होते हैं। ठीक वैसे ही पोटाश की बैग पर लिखा होता है 60%, यानी 100 किलो में सिर्फ 60% पोटाश होता है तो 40% क्षारयुक्त पदार्थ होते हैं। बाजार में मिलने वाली अलग अलग प्रकार की रासायनिक खाद की बोरियों पर अलग अलग प्रकार के अंक लिखे होते हैं, जैसे 10-26-26, 15-15-15, 24-24-0, 12-32-6, ऐसे अलग अलग प्रकार की रासायनिक खाद बाजार में मिलती है। उनके 100 किलो में जितना प्रमाण शुद्ध रासायनिक खाद का प्रमाण होता है वही उन पर लिखा होता है, तो बाकी के क्षारयुक्त पदार्थ या अन्य पदार्थ उन बोरियों पर लिखे होते हैं। यह तो शुद्ध मात्रा में मिलने वाले रासायनिक खाद के अंक है, मगर अशुद्ध तथा मिलावट वाली रासायनिक खाद में कितनी कम मात्रा में रासायनिक खाद होती होंगी इसकी कल्पना आती है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, द्वारका से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विशाल क्षेत्र में हमारा देश फैला हुआ है और हमारे देश के अधिकतर लोगों का व्यवसाय खेती होने के कारण इतने बड़े देश को कितनी ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद लगती होंगी इसकी कल्पना आती है। मगर मिलावटबाज दरों के कारण गेहूं, दाल, चावल, घी, तेल, दूध, चाय जैसे खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा में मिलावट होती है। इतना ही नहीं, शुद्ध पानी के नाम पर जहां पीने के पानी में मिलावट होती है वहां हम शुद्ध मात्रा में रासायनिक खाद की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में फसल को रासायनिक खाद देने की परंपरा जोर शोर से शुरू रहने के कारण
जमीन में रासायनिक खाद के साथ क्षारों का संचयन बड़ी मात्रा में होता रहा। हम घर में मिले या किसी चीज में मिले बेकार घटकों को निकालकर उसे साफ करने का काम करते हैं, मगर रासायनिक खाद के साथ जमीन में मिले क्षारों को निकालने का तंत्र ज्ञान आज के बुद्धिमान मानव को विकसित करने में सफलता नहीं मिली है। रासायनिक खाद से जमीन कड़क एवं क्षारयुक्त होने के कारण जमीन में हवा का खिलना कम होकर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। जमीन कड़क और क्षारयुक्त होने से उसमें कर्ब तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जमीन का पीएच तथा सीएन रेशो का संतुलन बिगड़कर उसका स्वास्थ्य खराब होता गया। देश दुनिया के कई सारे शोधकर्ताओं ने संशोधन करके यह सिद्ध किया है कि हमारे देश की जमीन में कर्ब की मात्रा 0.5 से सिर्फ 1% इतनी कम हो चुकी है। ऐसी कड़क क्षारयुक्त ऑक्सीजन और कर्ब की कमी वाली स्वास्थ्यहीन जमीन में जीवाणु और केंचुओं की संख्या बड़ी मात्रा में कम हो गई, क्योंकि जीवाणु एरोबिक होते हैं। जिन जीवों को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन वायु की आवश्यकता होती है उन्हें एरोबिक कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन प्राणवायु तो कर्ब जीवाणुओं का भोजन होता है। जीवाणुओं को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन और कर्ब न मिलने के कारण उनकी संख्या तेजी से कम हो गई तथा जमीन कड़क क्षारयुक्त एवं रसायन युक्त होने के कारण केंचुओं के अत्यंत मुलायम और नाजुक शरीर को यह सब असहाय होने के कारण कुछ केंचुओं का नाश हुआ तो कुछ केंचुए जमीन के भीतर गहराई तक जाकर सुप्तावस्था में चले गए। जमीन कड़क और क्षारयुक्त होने से उसमें हवा का खिलना कम होकर ऑक्सीजन के साथ कर्ब की मात्रा कम होने से उसके भीतर का वातावरण खराब होकर उसमें अच्छे जीवाणुओं का निर्माण कम होकर घातक फफूंद एवं विषाणुओं की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ गई। क्योंकि फफूंद और विषाणु नॉन एरोबिक होते हैं, जिन जीवों को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उन जीवों को नॉन एरोबिक कहते हैं। घातक फफूंद एवं विषाणु जमीन का स्वास्थ्य बिगाड़कर फसल को अलग अलग प्रकार के रोग लगाकर उसे कमजोर बनाकर फसल का बड़ी मात्रा में नुकसान करने का काम करते हैं। फसल को अलग अलग प्रकार के रोग लगने से उन्हें सुधारने का खर्चा बढ़ता ही गया। जीवाणु ही जमीन की जान होने के साथ उसे उपजाऊ बनाए रखने का काम करते हैं। उपजाऊ जमीन के 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ के लगभग अच्छे जीवाणु होते हैं। वही जीवाणु जमीन में स्थित खनिजों पर प्रक्रिया करके फसल को लगने वाले अलग अलग प्रकार के अन्न घटक उपलब्ध कराने का काम करते हैं। मगर गोबर खाद का उपयोग कम करके रासायनिक खाद के असंतुलित उपयोग से जमीन कड़क एवं क्षारयुक्त होने से उसमें ऑक्सीजन एवं कर्ब की मात्रा कम होने से जीवाणुओं की संख्या 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 1 करोड़ के पास रह गई है। यह देश दुनिया के कई सारे शोधकर्ताओं ने संशोधन करके सिद्ध किया है। जीवाणुओं द्वारा फसल के अन्न घटक के निर्माण का काम 90% कम होकर वो सिर्फ 10% ही हो रहा है। जमीन में जीवाणुओं की संख्या कम होने से फसल को लगने वाले अलग अलग प्रकार के अन्न घटक कम मिलने से वह कमजोर होकर कीट रोगों को जल्दी बलि पड़ने लगी तथा उसका सर्वांगीण विकास में बाधा आकर फसल का उत्पाद कम होता गया। उपजाऊ जमीन का क्रियाशील क्षेत्र 4 से 6 इंच का गहरा होता है। ऐसे क्रियाशील क्षेत्र में फसल को ज्यादा मात्रा में जड़ें लगकर वह जड़ें गहराई तक तथा दूर तक बढ़ती है। इतना ही नहीं, वह जड़ें स्वास्थ्य संपन्न होने से उनको सफेद जड़ें ज्यादा मात्रा में लगती है। सफेद जड़ों से ही फसल को दूर से आवश्यक मात्रा में अन्न पानी का शोषण होकर फसल का सर्वांगीण विकास होता है। मगर कड़क एवं क्षारयुक्त जमीन का क्रियाशील क्षेत्र 1.5 से 2 इंच का इतना कम होता है। इतने कम क्षेत्र में फसल को कम मात्रा में जड़ें लगकर उन्हें गहराई तक तथा दूर तक बढ़ने में कठिनाइयां आती है तथा ऐसे कम और कमजोर फसल के जड़ों को स्वास्थ्यहीन जमीन में फफूंद एवं विषाणु जन्य रोग लगने से उनकी कार्यक्षमता कम होकर उनसे अन्न पानी का अवशोषण करने में बाधा आकर फसल का नुकसान होता गया। जमीन कड़क और क्षारयुक्त होने के कारण उसकी जल धारण क्षमता कम होने से कम पानी या वर्षा के समय फसल जल्दी ताव खाने लगी या जल्दी सूख कर उसका नुकसान होता गया। ऐसी फसल का उत्पाद आने के लिए किसानों को फसल की बार बार सिंचाई करनी पड़ी। बार बार सिंचाई करने के कारण जमीन से दिन रात पानी की खिंचाई शुरू रही। जमीन से पानी की खिंचाई शुरू रहने के कारण
भूजल स्तर गहराई तक चला गया तो कुछ कुएं सूख गए। फसल को पानी उपलब्ध कराने के लिए किसानों ने नदियों पर बने बांध से पाइपलाइन करके पानी की उपलब्ध की, तो कुछ किसानों ने अपने खेत में 700 से 1000 फीट गहराई तक बोरवेल किए, वहां से पानी खींचकर फसल की सिंचाई शुरू की। मगर नदियों पर बनाए गए बांधों में जमा होने वाला पानी खेतों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक खाद के साथ रासायनिक औषधियां तथा गांव, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी होता है तथा 700 से 1000 फीट गहराई से खींचे गए पानी में क्षार युक्त पदार्थों के साथ घातक रसायन युक्त पदार्थ होने के कारण ऐसे रसायन युक्त पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने के कारण जमीन ज्यादा कड़क और क्षारयुक्त होती गई। खाद के असंतुलित उपयोग से जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होने के कारण फसल को आवश्यक मात्रा में अन्य घटकों की पूर्ति न होने से वह कमजोर तथा कम रोगों प्रतिकार क्षमता वाली होने से वह कीट रोगों को जल्दी बलि पड़ने लगी, क्योंकि कमजोर तथा कम रोगों प्रतिकार क्षमता वाले को अलग अलग प्रकार के रोग लगाकर उसका नाश करना, तो बलवान तथा ज्यादा रोगों प्रतिकार क्षमता वाले का वंश बढ़ाना यह प्रकृति का अलिखित नियम है। ऐसे कमजोर तथा अविकसित फसल पर कम मात्रा में फल फूल लगकर उनका झड़न बढ़ा। फलों का भरण पोषण ठीक से न होने के कारण वह संख्या में कम, आकार में छोटे तथा वजन में कम आने से उत्पाद घटता गया तथा प्रतिदिन अनगिनत वृक्षों की हो रही कटाई तथा बढ़ता औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से अकाल बारिश, ओले, तूफान से फसल का बड़ी मात्रा में नुकसान होता गया। इतना ही नहीं, बार बार मौसम बदलने से फसल पर फफूंदजन्य, विषाणुजन्य तथा कीट रोगों का आक्रमण बड़ी मात्रा में बढ़ा। रस चूसने वाले कीट तथा अलग अलग प्रकार के रोगों से फसल की रक्षा करने के लिए फसल पर बार बार रासायनिक औषधियों का छिड़काव करना पड़ा। मगर फसल का रस चूसने वाले कीट में रासायनिक औषधियों के प्रति अपनी प्रतिकार क्षमता बढ़ाने की शक्ति होने के कारण उनकी आने वाली पीढ़ियों पर रासायनिक औषधियों के छिड़काव के अच्छे परिणाम नहीं आते। छिड़काव के अच्छे परिणाम आने के लिए रासायनिक औषधियों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। प्रति वर्ष रासायनिक औषधियों की मात्रा बढ़ाने का काम बड़ी जोर से हो रहा है। महंगे रासायनिक खाद, औषधियां तथा बढ़ती मजदूरी के कारण फसल का लागत मूल्य दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रासायनिक खाद के असंतुलित उपयोग से जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होने लगी, मगर किसानों ने जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होने की समस्या का निवारण करने के बजाय फसल का उत्पाद लेने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग ज्यादा मात्रा में करना अनिवार्य समझा। रासायनिक खाद का असंतुलित उपयोग तथा मिलावट तथा नकली खाद के उपयोग से जमीन की जैव विविधता नष्ट होकर वह बंजर हो रही है। अगर रासायनिक खाद गुणकारी होती तो जमीन बंजर नहीं होती तथा बंजर जमीन में रासायनिक खाद का उपयोग करके फसल का उत्पाद बढ़कर नहीं आता। इसका अर्थ यही है कि रासायनिक खाद के परिणाम उपजाऊ जमीन में ही आते। उपजाऊ क्षमता कम होने के कारण आज देश भर में करोड़ों हेक्टेयर जमीन बंजर हो चुकी है, तो अनगिनत जमीन बंजर होने की कगार पर खड़ी है। आज देश भर में बंजर हो रही जमीन के संदर्भ में ज्ञानी, वैज्ञानिक तथा सरकार के शोध पत्र इतने भयावह है कि सामान्य मानव को भी विचार मंथन करने को विवश करने वाले हैं। उपजाऊ जमीन का क्षेत्र मर्यादित होने के कारण आने वाली पीढ़ियों को भोजन मिलने के लिए उसकी उपजाऊ क्षमता बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसी तेजी से हमारे देश की जमीन बंजर हो रही है या अन्य कारणों से दूसरे कामों के लिए उपयोग में लाई जा रही है। इतना ही नहीं, रासायनिक खाद के असंतुलित उपयोग से जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होकर फसल का उत्पाद लेने के लिए खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। इस बात को जरा विस्तार से समझते हैं। फसल का उत्पाद लेने के लिए रासायनिक खाद एवं औषधियों का प्रमाण बढ़ने से उनका खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। जमीन क्षार युक्त और कड़क होने से उसकी जोताई 50 ईस्वी के ट्रैक्टर से ठीक से नहीं हो पा रही है, तो जोताई से निकले कड़क तथा बड़े बड़े ढेपले फोड़ने के लिए रोटावेटर के साथ जोताई के लिए ट्रैक्टर का खर्चा बढ़ा। जमीन की जल धारण क्षमता कम होने से बार बार सिंचाई के लिए इलेक्ट्रिक पंप से पानी खींच कर देने से पानी, बिजली, पंप सेट, ठिबक संच, पाइप का खर्चा बढ़ा। इतना ही नहीं, फसल को पानी उपलब्ध करने के लिए नए कुएं या बोरवेल खोदना तथा दूर से पानी लाने के लिए पाइपलाइन बनाने का खर्चा बढ़ा। फसल पर कीट तथा फफूंद एवं विषाणुजन्य रोगों का आक्रमण होने से उनका नियंत्रण करने के लिए छिड़काव का खर्चा बढ़ा। आधुनिक खेती के नाम पर अलग अलग यंत्र और औजार खरीदने या उनके भाड़े के साथ मजदूरी का खर्चा बढ़ा, तो विष युक्त अन्न पदार्थों का सेवन करके कई सारे रोग लगकर स्वास्थ्य संबंधी उपचारों का खर्चा बढ़ा। जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होकर उत्पाद कम आने से किसानों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बड़ी गंभीर हो रही है। कर्ज के कारण वर्षानुवर्ष दुख और लाचारी से भरा जीवन जीने से तंग आकर कई सारे किसान आत्महत्या करके अपने अनमोल जीवन को समाप्त कर रहे हैं।
यह सभी समस्याएं रासायनिक खाद तथा घातक औषधियों के असंतुलित उपयोग से निर्माण हुई है। रासायनिक खाद तथा घातक औषधियों के असंतुलित उपयोग से उत्पाद हुए अनाज, फल, सब्जियां तथा मिलावट एवं पोषक तत्वों की कमी वाले अन्य पदार्थों का सेवन करने से मानव की कार्य क्षमता तथा रोग प्रतिकार क्षमता दिन ब दिन कम हो रही है। इसी कारण मानव स्वास्थ्य की गंभीर समस्या निर्माण होकर उन्हें अलग अलग प्रकार की जानलेवा बीमारियां हो रही है। शहर में बहुत सारे लोगों को कोई न कोई बीमारी होने के कारण वह नित्य किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते हैं। विष मुक्त अन्न पदार्थों का सेवन करने से अनपढ़ मगर ज्ञानी हमारे पूर्वज स्वास्थ्य संपन्न तथा आनंद भरा जीवन जीते थे, मगर पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी हुआ आज का आधुनिक मानव विष युक्त अन्न पदार्थों का सेवन करके बीमारियों से भरपूर तथा दुख भरा जीवन जी रहे हैं। बीमारियां बढ़ने के कारण ही लाखों की संख्या में डॉक्टर तथा अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है। आज यह स्थिति है तो आने वाली पीढ़ियों की कितनी भयंकर स्थिति होगी, इसकी कल्पना करना भी भयावह है। क्योंकि कम उम्र में बालों का सफेद होना, आंखों पर भींग जैसा चश्मा लगना, अस्थमा, एलर्जी, अपाच, एसिडिटी, अलग अलग प्रकार के ट्यूमर, त्वचा रोग, निद्रानाश, हड्डियों के रोग, रक्त दोष, उच्च रक्तदाब, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, जिगर के रोग, गुर्दों के रोग, मधुमेह जैसी बीमारियां सामान्य हो चुकी है। मधुमेह दुनिया की सबसे पीड़ादायी बीमारी है। वह ठीक से जीने भी नहीं देती और ठीक से मरने भी नहीं देती। फिर भी लोग यूं ही कहते हैं कि मुझे मधुमेह है। आजकल तो नवजात शिशु को भी मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी हो रही है। 10 करोड़ से ज्यादा मधुमेह के रोगी होने के कारण हमारा देश मधुमेह की राजधानी बन चुका है। इतना ही नहीं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी सामान्य हो चुकी है। प्रत्येक गांव में अलग अलग प्रकार के कैंसर रोगी पाए जा रहे हैं। कई तहसील में इनकी संख्या हजारों के पार है। आने वाले समय में कई जिलों में इनकी संख्या लाखों के पार होगी, तो राज्य भर में करोड़ों के पार होगी। तो करोड़ों कैंसर रोगियों का उपचार एक साथ कैसे किया जाएगा? आज हमारे देश में एक ट्रेन कैंसर ट्रेन के नाम से दौड़ रही है, तो आने वाले समय में अलग अलग रोगों के नाम से दौड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी कारण आने वाली पीढ़ियों को मारने के लिए किसी आतंकवादी संगठन द्वारा किया जाने वाला नरसंहार या युद्ध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैसों की लालच ने पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बने आज के आधुनिक मानव को इतना क्रूर बना दिया है कि वह अपने ही लोगों के मृत्यु का कारण बनने वाले मिलावट वाले वस्तु तथा घातक रसायनों का व्यापार वह बड़े आनंद से कर रहा है। ऐसे मिलावट वाले पदार्थ तथा घातक रसायनों का व्यापार करने वाले लोगों के घर में भी रोगों का प्रमाण बड़ी मात्रा में है। बढ़ते रोगों के कारण आज मानव स्वास्थ्य की यह गंभीर स्थिति है, तो भविष्य में कितनी भयंकर होगी इसकी कल्पना करना भी कठिन। जब रोगियों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ती है, तब सरकार की सभी यंत्रणाएं एकजुट होकर भी काम करके वह कम पड़ने लगती है। रोगियों का उपचार करने के लिए डॉक्टर तथा औषधियां कम पड़ने लगती है। देश भर के सारे अस्पतालों की खटिया रोगियों को रखने के लिए कम पड़ने लगती है। इतना ही नहीं, रोगियों का समय पर उपचार न होने के कारण वह तड़प तड़प कर मरते हैं। एक साथ कई सारे रोगियों की मृत्यु होने के कारण उनके मृतदेह का परंपरानुसार अंतिम संस्कार करना असंभव होने के कारण उनके शरीर को जानवरों के समान उठाकर दफनाया या जलाया जाता है। यह भयावह स्थिति हम कोरोना महामारी में देख चुके हैं। भविष्य में अपने ही लोगों पर आने वाला संकट अत्यंत भयंकर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इतना ही नहीं, पोषक तत्वों से भरपूर अन्न का सेवन करने से ही पुरुषों में बड़ी मात्रा में वीर्य का निर्माण होकर उनका पुरुषत्व बना रहता है तथा वह तेजस्वी युवा और कठिन समस्याओं से सहजता से लड़ने वाले कार्य सफल पुरुष होते हैं। मगर पोषक तत्वों के अभाव वाला भोजन तथा मिलावट और विषयुक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से आज के युवा कमजोर हो रहे हैं। अनेक युवाओं के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है, यानी उनका पुरुषत्व कम होता जा रहा है। इसी विषय पर देश दुनिया के कई सारे शोधकर्ताओं के शोध पत्र बड़े भयंकर और चौंकाने वाले हैं। ऐसे कमजोर युवाओं को समस्या से लड़ना और कुछ साहस भरे काम करके अपना पुरुषत्व बनाए रखना कठिन काम हुआ है। कमजोर शरीर और पुरुषत्व के अभाव के कारण अपना नाम कमाना असंभव लगने के कारण देश के कई युवाओं ने अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थों को अपना जीवन साथी बनाया है। नशे की लत से कई सारे युवाओं का सर्वनाश हुआ है, तो कई सर्वनाश के कगार पर खड़े हैं। पल और बुद्धिमान तथा कार्यक्षम युवाओं की पीढ़ियों पर देश का उज्जवल भविष्य निर्माण होता है। कमजोर तथा रोगों से ग्रस्त जनता और नशे की लत से लगे युवा देश का भविष्य नहीं हो सकते। रासायनिक खाद तथा औषधियों के असंतुलित उपयोग से निर्माण हुई अनेक समस्याओं का समाधान करने की क्षमता गोबर खाद में है, मगर गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां जैसे पालतू जानवरों की कीमतें बढ़ने से तथा उनके खुराक के साथ मजदूरी महंगी होने के कारण उन्हें पालना बड़ा कठिन होने के कारण उनकी संख्या दिन ब दिन घटती ही जा रही है।
पालतू जानवरों की संख्या कम होने से गोबर खाद का निर्माण कम मात्रा में होने से गोबर खाद की एक ट्रॉली बड़े महंगे दाम में मिलती है। एक ट्रॉली अच्छी गोबर खाद लगभग 3,500 रुपए के ऊपर मिलती है। 1 एकड़ को कम से कम 4 ट्रॉली गोबर खाद देने के लिए 14,000 रुपए से ऊपर खर्चा आता है। इसी कारण 1 एकड़ जमीन को भी गोबर खाद पर्याप्त मात्रा में खरीद कर देना सभी किसानों को असंभव हुआ है। जमीन को गोबर खाद न मिलने के कारण उसमें कर्ब की मात्रा दिन ब दिन कम होकर वह मृत यानी बंजर हो रही है। जैसे शरीर में आत्मा यानी ऊर्जा होती है तब तक वह जीवित होता है, जैसे ही शरीर से आत्मा निकलता है वह मृत यानी मुर्दा होता है। वैसे ही कर्ब जमीन का आत्मा होता है, जैसे ही जमीन से कर्ब समाप्त होता है वह मृत यानी बंजर होती है। बंजर जमीन में घास फूस नहीं आती तो फसल का उत्पादन आना बड़ी दूर की बात है। रासायनिक खाद के असंतुलित उपयोग से जमीन में कर्ब तथा जीवाणुओं की संख्या कम होकर वह बंजरता की ओर तेजी से जा रही है। तो उसकी उपजाऊ क्षमता बनाए रखने का काम करने वाली गोबर खाद महंगी होने के कारण पर्याप्त मात्रा में उसे खेत में देना बड़ा कठिन काम हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें तथा अपने मित्र परिवार को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ।